हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जी सेंट्रिक। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था बैंड पास डिजिटल कम्युनिकेशन में ASK, PSK, FSK। हमने समझा था PSK इज द बेस्ट, बट PSK में डिटेक्शन, सिंक्रोनस डिटेक्शन होता था, कोहेरेंसी मेंटेन करके रखना होता था। उसको ओवरकम करने के लिए हमने समझ लिया था डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की। मतलब हम फेज शिफ्ट कीइंग तो करेंगे, लेकिन किसकी करेंगे ये ध्यान आ रहा होगा। मैसेज को डिफरेंशियल करने के लिए हम एक्स और एक्सनो करेंगे, रिसीवर साइड पे भी फिर अकॉर्डिंगली हम रिसीव कर लेंगे। मतलब आगे से हम PSK डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी तरह का PSK, तो ये समझ लेना है प्रोसेस उससे पहले क्या करनी होगी हमें। मैसेज बिट की बजाय उन मैसेज बिट को एक्सोर या एक्सनोर गेट पर अप्लाई करके, डिले के साथ अप्लाई करके, देन जो भी आएगा उस पर PSK ऑपरेशन करना होगा। हमने ये सब भी समझ लिया था सिंगल बिट की बजाय अगर मल्टीपल बिट्स साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करनी हो तो हम नंबर ऑफ सिंबल्स इंक्रीज हो जाते थे, एम अरे PSK की हम बात करते थे। तो हमने सबसे पहले बाइनरी PSK डिस्कस किया था, BPSK। उसके बाद पिछले लेक्चर में हमने QPSK भी डिस्कस कर लिया था, QAM को समझते हुए। ठीक है, अब जनरलाइज्ड कुछ रिलेशनशिप्स हैं। जनरल कोई भी एम अरे आ जाए, मतलब Q का मतलब 4 अरे है, ये 2 अरे है। अगर ऐसे 8 अरे हो जाए, 16 अरे हो जाए, 32 अरे हो जाए, ठीक है मीन्स 64 अरे PSK हो जाए, 64 PSK भी करके कोई बोल सकता है उस चीज को, 32 PSK करके बोल सकता है। तो कुछ जनरलाइज्ड रिलेशनशिप फॉर्मूले अगर हम माइंड में रखें तो किसी भी तरीके का आ जाए डायरेक्ट कमेंट कर लेंगे। समझना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको याद आ रहा होगा BPSK के बाद जब हमने QPSK समझा तो फिर 2 बिट में से एक को साइन एक को कॉस कर दिया था। जब 3 या 5 या 7 बिट हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम, तो समझना हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम डायरेक्ट वैसे समझेंगे कि जनरलाइज्ड किस तरीके से इसके रिलेशनशिप फॉर्मूले होंगे। तो चलिए, बैंडविड्थ के बारे में आपको याद आ रहा होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफी अच्छा खासा, और बैंडविड्थ में ही ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम पे, इसलिए एक्स्ट्रा मैं एक बार पहले डिस्कस कर चुका हूं बैंडविड्थ के बारे में, जो हमने जनरल एमआरए डिस्कस करना स्टार्ट किया था। याद आ गया होगा आपको, ठीक है। और चीजें क्या है, हम जब कंपेरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, हम कंपैरिजन के फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो हमेशा TB ड्यूरेशन के लिए बात करेंगे। TB ड्यूरेशन कौन सा होता था, TS/N, वेयर N ये नहीं समझ लेना कि हम N बिट एक साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं, नहीं। N तो वो बिट है जो एक सैंपल में है। एक सैंपल में 5 बिट है तो हम हो सकता है 2 बिट एक साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो N इज नॉट 2, N इज 5। एक सैंपल में 5 बिट है, हो सकता है हम 1 बिट ही ट्रांसमिट कर रहे हो सकता है हम एक साथ 2 बिट ट्रांसमिट करो, हो सकता है हम एक साथ 3 बिट ट्रांसमिट कर रहे हो। तो 1, 2 या 3 जो ये मैं बोल रहा हूं, ये N थोड़ी, N तो 5 रहेगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम जो एक साथ बिट ट्रांसमिट करेंगे वो M अरे पर डिपेंड करेगा। हम ऐसे बोलेंगे एक साथ हम log ऑफ M इतनी बिट ट्रांसमिट करेंगे। M इज द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिंबल, जो पॉसिबल सिंबल्स जिनको हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। चलिए, सबसे पहले सिंबल एनर्जी। मैं अगर सिंबल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो मैं जो कमेंट कर रहा हूं वो जनरलाइज्ड कमेंट TB ड्यूरेशन के लिए कर रहा हूं। अगर हम एक बिट एक बार में ट्रांसमिट कर रहे हैं तो जो सिंबल एनर्जी है AC² TB/2 है, उसको EB कह रहा हूं। तो कहीं पर भी EB लिखूंगा तो मींस AC² क्या है, हमारा जो कॉस साइन सिग्नल है उनका एम्पलीट्यूड, AC²/2 इंटू TB मतलब जिस TS/N ड्यूरेशन की बात करें। अब आप एक बिट की बजाय 2 बिट एक साथ ट्रांसमिट करेंगे तो सिंबल का ड्यूरेशन डबल हो जाएगा। 2 बिट अगर हम ट्रांसमिट करें सिंबल का ड्यूरेशन डबल हो जाएगा, लेकिन हम TB ड्यूरेशन के लिए बात करेंगे। EB कहीं पर भी लिखा हुआ है मींस AC² TB/2। तो 2 बिट जब हम ट्रांसमिट कर रहे थे तो जो एनर्जी थी वो 2 EB हो जाती थी, होनी भी चाहिए। एक बिट की एनर्जी EB, TB ड्यूरेशन में जो ट्रांसमिट करने में एनर्जी रिक्वायर्ड है वो EB है। एक बिट में एनर्जी कंटेंट EB है, दूसरी बिट में भी EB होगी तो 2 EB हो जाएगी। ऐसे अगर मैं 3 बिट्स साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करूं तो 3 भी हो जाएगी। ऐसे मैं log m बिट्स साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर रहा हूं तो एनर्जी जो होगी वो log m ऑफ EB हो जाएगी, और ये log m बेस 2 के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट 2 के साथ क्यों है, क्योंकि 2 की पावर में होता है जो रिलेशनशिप होता है, नंबर ऑफ बिट्स नंबर ऑफ सिंबल से, वो 2 की पावर में होता है। तो 2 को हटाने के लिए log बेस 2 के साथ ही तो लेंगे हम। जैसे e की पावर को हटाना होता है हमें एक्सपोनेंशियल को, तो log बेस e के साथ लेते हैं नेचुरल लैग। ठीक है, नेक्स्ट फेज डिफरेंस बिटवीन सिंबल्स की बात करें अगर हम, तो आप ओवरऑल ये समझ सकते हो हमारे पास टोटल फेज है 360 मींस 2 पाई। अगर हम 2 सैंपल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 2 पाई/2 होकर के पाई मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस
एक से दूसरे के बीच में हो जाएगा। अगर हम 3 सिंबल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, सॉरी 4 सिंबल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, 3 बिट में 4 सिंबल्स होंगे, तो 2 पाई में 4 सिंबल्स को अलग अलग फेज के साथ देना है हमें, तो एक से दूसरे के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई बाय 4 हो जाएगा। 2 पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 2, पाई बाय 2 हो जाएगा। आपको याद भी आ रहा होगा, कॉन्स्टलेशन डायग्राम हम बनाते थे, एक आता था 45 पे, दूसरा आता था 135 पे, ऐसे करके 90 डिग्री का फेज डिफरेंस ही तो है सबके बीच में, ठीक है। तो हम जनरलाइज्ड कमेंट करें अगर, तो जो फेज डिफरेंस होगा कंसेक्यूटिव सिंबल्स के बीच में, ये भी बात ध्यान रखना, कंसेक्यूटिव सिंबल्स के बीच में, ये और ये सिंबल्स कंसेक्यूटिव है, ये और ये कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव होने का मतलब होगा 1 बिट का डिफरेंस हो रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं ये तो 8, अगर मान लो मैं 8 PSK की बात कर रहा होगा तो 4 PSK, 8 PSK में मान लो ये 8 सिंबल हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो फेज डिफरेंस इनके बीच में या इनके बीच में बात नहीं कर, कंसेक्यूटिव मतलब ये और ये, और कंसेक्यूटिव के बीच में हमेशा 1 बिट का डिफरेंस आएगा। अगर मान लो ऐसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, ये 100 है, तो इससे और इसके बीच में सिंगल बिट का डिफरेंस आएगा। मान लो ऐसे हो सकता है, 1 बिट डिफरेंस है, मान लो ऐसे हो सकता है, 1 बिट डिफरेंस है बीच वाली, ठीक है। सिंगल बिट का डिफरेंस आएगा, मीन्स हैमिंग डिस्टेंस जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। फेज डिफरेंस अगर हम बात करें तो टोटल 2 पाई को हमें डिवाइड करना है कितने नंबर ऑफ सिंबल्स में। आप जनरल बात करें तो log m तो नंबर ऑफ बिट्स हैं, सिंबल्स जो हैं वो m array में m होंगे, यहाँ पे मैं m array की बात कर रहा हूँ, तो 2 पाई बाई m करके फेज डिफरेंस हम कमेंट कर सकते हैं दो कंसेक्यूटिव सिंबल्स के बीच में। कंसेक्यूटिव सिंबल्स मतलब हैमिंग डिस्टेंस 1 के साथ जो सिंबल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं D12 की, तो D12 का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन जो होता है रूट ऑफ ई सिंबल इंटू साइन पाई बाई एम, ये जनरलाइज एक्सप्रेशन होता है, ये आपको याद रखना है। अब मैं इसको आपको जस्टिफाई कर देता हूँ। अगर मैं BPSK की बात करूँ, मेरे को याद नहीं है BPSK का क्या होता है, मैं इस तरफ देख भी नहीं रहा, मैं इस एक्सप्रेशन से फाइंड करना चाहता हूँ। D12 क्या हो जाएगा, 2 ऑफ ई सिंबल एनर्जी ई भी होती है, साइन ऑफ पाई बाई एम क्या होता है, BPSK में 2 ही सिंबल्स तो ट्रांसमिट हो रहा होता है, साइन पाई बाई 2 इज 1, 2 रूट ई भी देखिएगा झांकिएगा, ऐसा ही डिस्टेंस आ रहा है क्या, 2 रूट ई भी आ रहा है क्या, 2 रूट ई भी होता था क्या, याद आ रहा है क्या आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर QPSK की बात करें, तो QPSK से D12 अगर कैलकुलेट करेंगे 2 सिंबल एनर्जी EB की फॉर्म में बता रहा हूं मैं, सब कुछ EB की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेता हूं, मुझे E सिंबल पता है, EB की फॉर्म में डबल ऑफ EB होता है, तो हो जाएगा 2 ऑफ EB इंटू साइन पाई बाई एम, नंबर ऑफ सिंबल्स कितने साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट हो रहे हैं, अगर नंबर ऑफ सिंबल्स देखें तो QPSK में 4 सिंबल्स ट्रांसमिट हो रहे होंगे, साइन पाई बाई 4, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 और ये √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 रूट EB, ये तो दोनों सेम आ गए QPSK और BPSK में। आप ध्यान देखना सेम आते हैं क्या, QPSK और BPSK में सेम होते भी है ना, होते हैं, मतलब आप आगे और किसी के चीज के लिए भी पूछ ले, फॉर एग्जांपल 8 PSK के लिए भी पूछ ले, तो अभी हम बता सकते हैं क्या बनेगा, D12 2 रूट ऑफ सिंबल एनर्जी कितनी हो जाएगी 8 PSK में, 8 PSK में 3 बिट साइमल्टेनियसली एक साथ ट्रांसमिट हो रही है, तो तीनों बिट्स की एनर्जी मिला के 3B साइन ऑफ पाई बाई 3, हाँ साइन पाई बाई 3 मीन्स साइन पाई बाई 3 का वैल्यू हो गया साइन 60, साइन 60 मीन्स √3/2, तो ये हो जाएगा एक मिनट, साइन पाई बाई 3 नहीं सॉरी, नंबर ऑफ सिंबल साइन पाई बाई 8 होगा, साइन पाई बाई 8 की जो वैल्यू होती है अब अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, मैं पाई बाई 3 बाय मिस्टेक कर रहा था, वहां पे डिवाइड में एम है, एम मतलब सिंबल्स, बिट्स नहीं सिंबल, 3 बिट्स में सिंबल तो 8 होंगे ना, तो 8 डिवाइड करके अब जो भी बनता है कैलकुलेट आप करके देख लेंगे। आप जो कैलकुलेट करके देखेंगे वो वैल्यू अगर इससे कम होती है, देखो यहां पर तो हम कह रहे हैं कि D12 दोनों में सेम है QPSK और BPSK में, तो हम कह सकते हैं QPSK एंड BPSK आर सेम फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सेम रहेगी, लेकिन इसमें ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कमेंट कर पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा होगी या कम होगी। अगर डिस्टेंस कम आया तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा होगी। मुझे जहां तक याद आ रहा है इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू कम आती है इसके बजाय, मुझे गलत भी याद आ सकता है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये वाली वैल्यू इससे कम आएगी तो ये डिस्टेंस कम हुई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा होगी, 8 PSK में 4 PSK की बजाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा होगी। मुझे याद आ रहा है और मुझे सही याद आ रहा है बिल्कुल, ये अगर 16 PSK देखें और कम हो जाएगी, 32 PSK देखें तो और भी कम हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूं आपको, आप चाहें तो क्रॉस चेक करके देख सकते हैं वैल्यू के हिसाब से।
आगे जाके हम नॉइज इन डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम में जनरल एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे, उससे भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम होती है, बढ़ती जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बढ़ती जाती है डिस्टेंस कम होते हुए, देख सकते हैं आप कैलकुलेट करके यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अगर कम होती जा रही है तो फिर हम क्यों 4 PSK की बजाय 8 PSK प्रेफर करें? हमें उसको एनालाइज करना समझना भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्यों हम उससे इसको करें? और फिर 8 PSK की बजाय 16 PSK वो भी क्यों करें? वो इसलिए करें क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ सिंबल्स इंक्रीज होते हैं, मतलब नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल इंक्रीज होते जाते हैं, साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज होते जाता है, वैसे वैसे बैंडविड्थ, फोर्थ होता था बैंडविड्थ का जनरल एक्सप्रेशन ये बनता था 2RB बाय log ऑफ m। ये कब? जब हम आइडल पल्स से ट्रांसमिट कर रहे हैं। अगर रेज्ड कोसाइन पल्स से ट्रांसमिट करेंगे तो ये 2 भी हट जाएगा, 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब इसके बराबर होगा, अगर वैसे मैक्सिमम से कम हुई तो इससे कम ही हो रहा होगा, बैंडविड्थ कम हो रहा होगा। बट ओवरऑल आप कह सकते हो एम जैसे बढ़ता जाएगा वैसे रिक्वायर्ड बैंडविड्थ डिक्रीज होती जाएगी, इसलिए हम MRI/PSK में m की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो प्रेफर कर सकते हैं बैंडविड्थ के रेस्पेक्ट में। ये बातें अगर आपको क्लियर हुई हो तो अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए थे DPSK से तक के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आगे का जो पार्ट है उससे रिलेटेड हमने नहीं किया, और DPSK से तक में भी कुछ और क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उन क्वेश्चंस के करने के साथ हमारा बैंड पास और बेस बैंड तो पहले कवर कर चुके हैं हम, डिजिटल कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। केवल कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम रह सकती है जिनमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर या बिट एरर रेट पूछा जाए तो, लेकिन वो पार्ट होगा नॉइज इन डिफरेंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड। जब हम नॉइज डिस्कस करेंगे उसके बाद वो क्वेश्चंस हो पाएंगे आपसे। उससे पहले जो और क्वेश्चन जो अभी तक हमने कंसेप्ट सीखे हैं उससे रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।